यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है और यहाँ पे हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, इस साल सबसे बड़ा नुकसान उसी का हुआ था टैरिफ लगने की वजह से। अब बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा कंपटीटर है, तो यहाँ पे बांग्लादेश का बहुत बड़ा मार्केट इंडियन कंपनीज कैप्चर कर सकती हैं। तो कैसे करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे इसे अच्छे से कि कैसे इससे हमारा फायदा है या फिर ये सिर्फ ऐसे ही न्यूज़ है जिसमें 5-10% का फर्क आने वाला है और हाइप्ड है। तो आर्टिकल्स जो है हम और भी ऐड कर रहे हैं आज। हम लोग कुछ इंडिया यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड डील्स हैं वो सिक्योरिटी, डिफेंस, मोबिलिटी सबको लेकर के है, तो हम इसे भी डिस्कस करेंगे इन डेप्थ की क्या ट्रेड डील चल रही है इंडिया और यूरोप के बीच में। तो समझ में आएगा कि जो यूएस का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट कर पाएंगे, यानी जो टैरिफ्स लगे हुए हैं। रुपया अब 92.5 पर डॉलर पे आ चुका है, तो सॉरी आ सकता है बाई मार्च एंड, मतलब कि मेरे ख्याल से अगले 1.5 से 2 महीने में रुपया काफी ज्यादा और डेप्रिशिएट हो सकता है। यहाँ पे इंडिया का जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट है 200% बढ़ गया। यस, 200%। तो कौन सी कंपनीज है जो स्मार्टफोन बना रही हैं जो ये एक्सपोर्ट हो रहा है इतना ज्यादा, ये एक बार देखेंगे कि क्या है, किसका फायदा है इससे। और एक इंपॉर्टेंट खबर है, इंडिया वे कर रहा है कि ये 40% ले आएगा जो कार बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो कार इंपोर्ट करते हैं बाहर से लोग, उन्हें बड़ा मजा आने वाला है न्यूज सुन के कि भैया उनका तो बहुत बड़ा फायदा है। और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 20,000 करोड़ का हम लोग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बना रहे हैं। तो इस स्कीम में क्या क्या है, किस इंडस्ट्री का फायदा है, इससे न्यूक्लियर पावर कितना ऐड हो सकता है, क्या होगा आगे, ये पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल को एनालाइज करके। तो ऐसे आर्टिकल्स को अगर आप सीखना चाहते हो खुद से एनालाइज करना, तो इस सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो को फॉलो, चैनल को फॉलो कर सकते हो, ताकि आप खुद सीख पाओ कि किस तरीके से एडवांटेज लेना है न्यूज़ का, चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ है चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ है। अब सबसे पहले आर्टिकल से स्टार्ट किया जाएगा और यह है यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग साइन करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स है और टेक्सटाइल फर्म्स यहाँ पे होप कर रही है कि वो बांग्लादेश को सरपास कर देंगी यूरोपियन एक्सपोर्ट्स में। तो जो मार्केट बांग्लादेश ने कैप्चर कर रखा है उसको हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। इंडिया टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री एंड निटवेयर हब, अगर आप देखोगे तिरुपुर जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है यहाँ पे कि ट्रेड डील अगर यू के साथ हो जाए, और वो इस वीक हो सकती है, तो इनका बहुत फायदा हो सकता है। अब ये होप कर रहे हैं कि ये अपने राइवल, अपने कॉम्पिटिटर बांग्लादेश को सरपास कर देंगे यूरोपियन एक्सपोर्ट्स में, जो सामान ये यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें। एक तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टांस है वो पॉसिबल इसका रिमूवल हो सकता है, जो एडिशनल 25% के टैरिफ लगे हैं, और इससे हम लोग 9 ट्रिलियन रुपीज का एक्सपोर्ट भी अचीव कर सकते हैं। त्रिपुर ने ऑलरेडी विटनेस किया है लॉस ऑफ 15,000 करोड़ 2025 में ड्यू टू हायर यूएस टैरिफ्स, एंड ये बहुत बड़ा झटका लगा था इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को। अगर आप देखोगे तो जो प्रोडक्शन कट है इंडिया में 30% तक हो गया था यूनिट्स में ड्यू टू हाई टैरिफ्स। तो टैरिफ से टेक्सटाइल का लॉस अच्छा खासा हुआ है, ये तो आप मान के चलो। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कहाँ चले गए, इंडिया को छोड़ दिया उन्होंने और चले गए वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया। क्योंकि देखो, सामने वाले बिजनेस को पैसा कमाना है, वो आपसे तभी खरीदेगा जब आप सस्ता दोगे वो सेम सामान। अगर आप सस्ता नहीं दे रहे हो ना, तो आप चाहे कैसे भी इंसान हो, कुछ भी हो, कैसे भी कंपनी है, कितनी पुरानी है, डजंट मैटर एट ऑल, तो ये जाएंगे किसके पास, वियतनाम के पास या फिर बांग्लादेश के पास या दूसरे कैम्बोडिया जैसी कंट्रीज के पास। अब सोर्स के अकॉर्डिंग जो ईयू डील है, जिसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स बाय यूरोपियन कमीशन, खुद कह रहा है, इनके प्रेसिडेंट ने कहा है ये। अब ये जो है ये क्लियर हो जाएगा शायद वन गो में यूरोपियन पार्लियामेंट में, रादर देन गेटिंग सेपरेट क्लियरेंसेस फ्रॉम ईच पार्लियामेंट ऑफ 27 कंट्रीज। एंड इससे बहुत बड़ा इम्पेटस मिल सकता है जो यूके ट्रेड डील है ये भी साथ में, क्योंकि जुलाई में ही साइन हुआ है। तो नेक्स्ट डेकेड जो है वो इंडिया के टेक्सटाइल के लिए बहुत बढ़िया डेकेड हो सकता है, ये कहना है चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। और यहाँ पे अब बांग्लादेश के पास एडवांटेज क्या है, क्योंकि यहाँ तो ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस है अंडर एवरीथिंग बट आर्म्स इनिशिएटिव एज अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में आता है तो इनके पास ज्यादा एडवांटेज रहता है। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट शेयर जो है हमारा 40% है और यूएस यहाँ पे सिर्फ 30% है, तो ये ज्यादा एडवांटेजेस होगा कि हम इसको एक्सप्लॉइट कर पाए, इसका फायदा उठा पाए। अब तिरुपुर क्लस्टर जो है अपैरल एक्सपोर्ट्स का, ये करता है करीब करीब कितना, मैं कहूँगा आई थिंक 16,000 करोड़ का काम करता है एक साल में टू द यूरोपियन यूनियन को, और ये करीब 23% है इंडिया के टोटल टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स का। और ये बढ़ जाए तो फिर इंडिया के लिए तो क्या ही खबर हो सकती है, बहुत बढ़िया खबर हो सकती है। तो इंडिया ईयू का जो एफटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और यूरोपियन यूनियन भी दिखाएगा अपने सिटीजन्स को कि कोई बात नहीं, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डील साइन नहीं हो रहा है ना, हम लोग कर रहे हैं इंडिया के साथ, चाइना के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ करेंगे, यूएस को नहीं करना है तो वो ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे यूएस गवर्नमेंट पे भी काफी प्रेशर आ सकता है, ये मैं आपको बता दूं। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम अपने काज को सही तरीके से प्ले कर सकते हैं।
बियॉन्ड एफटीए, इंडिया ईयू नियर डील्स ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस मोबिलिटी। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा हम लोग सिक्योरिटी और डिफेंस और मोबिलिटी इन तीनों पे भी फोकस कर रहा है। तो आइए जानते हैं कैसे इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो फोकस करेगा इस पे, और इससे इंडिया के लिए क्या कुछ बेनिफिट है, जैसे हम कुछ एक्सपोर्ट कर पाएंगे या कुछ टेक्नोलॉजी मिलेगी हमें। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया नहीं है कि कोई कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं ये प्रपोज्ड पैक्स, लेकिन दोनों साइड ने अनाउंस किया है कि ये डिक्लेयर करेंगे कंक्लूजन अपने एफटीए का, और ये होगा ट्यूसडे के समिट में। एंड इन्होंने कहा है कि ये साइन करना चाहते हैं एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, यस, जहां पे बात हो मैरीटाइम सिक्योरिटी की, समुद्र में साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। दोनों साइड्स ने कहा है कि वो फॉर्मलाइज करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी फ्रेमवर्क, जहां पे ये स्टूडेंट्स के लिए इजी बना देंगे कि आप मूव करो, सीजनल वर्कर्स के लिए इजी बना देंगे, रिसर्चर्स के लिए इजी बना देंगे, और जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो भी इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कर पाएंगे। ईयू के लीडरशिप का यहाँ पे ये कहना है, जो न्यू दिल्ली में आई थी, कि ये एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स होने वाला है। एंड इस बार रिपब्लिक डे के लिए भी इनवाइटेड कौन है? यूरोपियन गेस्ट इनवाइटेड हैं। सो वी नो कि किस तरीके से हम डिप्लोमेसी प्ले कर रहे हैं। हम लोग यूरोप को इस बार खासा यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं और हम उनसे ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं हमारे रुपए की, क्योंकि यार जो पैसा हम कमा रहे हैं अगर वो बैंक में रखे रखे कम होता जा रहा है तो फिर आप कितना ही कमाओ, ये तो आप एक तरीके से टूटी हुई बाल्टी को आप भर रहे हो, राइट? नीचे खाली होता जा रहा है। तो यहाँ पे रुपया 92.5 पहुंच सकता है पर डॉलर बाय मार्च एंड, ये कहना है बिजनेस स्टैंडर्ड के पोल का। अब ये जो रुपया है ये डेप्रिशिएट हुआ है 7% अगेंस्ट डॉलर इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, 2026 की बात कर रहे हैं। एंड ये 92.5 जा सकता है बाय द एंड ऑफ मार्च। तो होली से पहले, होली के बाद ये और ज्यादा नीचे जा सकता है। अब जो नया लो है एक्सपेक्ट इस टाइम पे है 91.96 का। एंड यहाँ पे लगातार जो इंडिया के शेयर मार्केट से बिकवाली होकर के पैसा वापस बाहर जा रहा है वो बड़ा परेशान कर रहा है। जो इंपोर्टर्स हैं इंडिया में वो इस टाइम पे डॉलर खरीद रहे हैं, उसकी वजह से डॉलर नीचे जा रहा है। और साथ में टेरिफ्स वगैरह को लेकर के जो चिंता है ये भी एक बड़ा कारण है। रुपया वर्स्ट परफॉर्मर है हमारे एशियन पीयर्स में, सबसे खराब परफॉर्मेंस चल रहा है हमारा। एंड यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बताया जाता है कि रुपया, बेसिक फैक्टर्स तो क्या है जो उसके डिमांड को कम कर रहे हैं, राइट? रुपए के डिमांड कम होने से ही उसका प्राइस नीचे आ रहा है। तो डिमांड को कम करने वाली चीजें क्या है? यही सब चीजें हैं। अब बाय जून अगर आप देखोगे, हेडिंग इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, यूएस में मिड टर्म इलेक्शन साइकिल जो है, इसके वजह से क्या हो सकता है? जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो सकता है आगे जाकर, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं लाना चाहेंगे। और जो ज्यादा डेप्रिसिएशन है ना वो कैपिटल आउटफ्लो और सेंटिमेंट की वजह से हो रहा है। सेंटिमेंट का रीजन क्या है? टैरिफ। ये है टैरिफ की वजह से। और ये जो कैपिटल आउटफ्लो है ये एफआईज और एफपीआईज कर रहा है, ठीक है? दोनों चीज़ें अलग अलग लोग, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं ये हमें परेशान करेगा। अब बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स जैसे कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REER, ये इसको ध्यान में रखना, एंड नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट NEER, आगे डेप्रिसिएशन होगा लेकिन वो होगा स्लोअर पेस पे, कम पेस पे, और रिवर्सल भी आ सकता है किसी पॉइंट पे ड्यूरिंग द ईयर। और RER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है इंडियन रुपी का वो है 95.30 अगेंस्ट 97.52 इन नवंबर 2025। तो कुछ रिस्पोंडेंट्स हैं वो ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं इस प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के हमारे ट्रेड डील के विद यूएस बाय द एंड ऑफ मार्च, और इससे पहले यूरोप के साथ ट्रेड डील हो चुका होगा, यूके के साथ भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डेफिसिट हो रखा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मैं ये समझा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब क्या होगा, कैसे आता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है? एक बार जरा क्लैरिटी है, नहीं जानते हमारे यूजर्स में भी। However, हम एक्सपेक्ट करें कि डेफिसिट छोटा होगा FY27 से देन इन FY26। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी स्टेप्स ले सकता है रुपए के डेप्रिसिएशन को कम करने के लिए। जो रुपया गिर रहा है उसको संभालने के लिए आरबीआई भी कदम उठाता है, जैसे कि रुपए को बाय करना, उसकी डिमांड को बढ़ाना, क्योंकि रुपया एक रेगुलेटेड करेंसी है। तो आरबीआई का जॉब है कि रुपया वॉलेटाइल ना रहे और बहुत स्टेबिलिटी के साथ नीचे जाए या ऊपर जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स किया गया है। तो कई सारे लोगों का कहना है मार्च एंड तक के टारगेट ये है और जून एंड तक के ये है। सब लोग कह रहे हैं मार्च तक, देखिए आईडीबीआई फर्स्ट बैंक ने कहा है 90 हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा 92 कह रहा है, आरबीएल 93 कह रहा है। सब ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। तो 92.5 एक मीडियन नंबर यहाँ पर है।
अब इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट की मैं बात करूंगा और ये 200% जंप कर चुका है। यस, इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है एंड यहाँ पे 200% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर ऑफ FY26 टू $12.54 बिलियन। यस, जो फिगर है ये 4.1 बिलियन था सेम पीरियड में FY25 में, और आप ग्रोथ देखिए कितना है यहाँ पे। सो 3 गुना हो चुका है। यस, 3 गुना स्मार्टफोन एक्सपोर्ट एक ना कि सिर्फ कॉम्पनसेट कर रहा है हमारे जो एक्सपोर्ट्स में फॉल आया है उसको, हमारे की कमोडिटीज़ के फ्रॉम इंडिया टू US, लेकिन ये हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ की भी मदद कर रहा है कि ये बढ़ा रहे। सेक्टर्स जो फेस कर रहे हैं ब्रांड ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड जेम्स, ज्वेलरी हो गया, इसके एक्सपोर्ट 44% गिरे हैं। तो कोई सोच रहा है ना कि मेरे पोर्टफोलियो में इस टाइम पे जेम्स एंड ज्वेलरी के स्टॉक नीचे क्यों है, अब ये देखो एक्सपोर्ट ही गिर गए हैं 44% से। ऑटो कंपोनेंट 6.8% डाउन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 8% ऑलमोस्ट डाउन है, और करीब 98 में से 59 कमोडिटीज जो हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं एट 2 डिजिट क्लासिफिकेशन लेवल, ये नेगेटिव जोन में चले गए हैं। तो 59 आउट ऑफ 98 चीजें कमोडिटीज अब नेगेटिव ग्रोथ रेट पे चल रही है, मतलब यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, उल्टा और कम एक्सपोर्ट हो रही है पहले से। तो कहीं ना कहीं इंडिया और US का जो ट्रेड डील है बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और पता नहीं अगर ट्रेड डील साइन हो गया तो ये एक्सपोर्ट्स फिर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, ये तो कुछ ठिकाना ही नहीं है मुझे ऐसा लगता है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट किया है एप्पल को कि ये एक्सपोर्ट ना करे आईफोन्स टू US, लेकिन ये इशू जो है रिजॉल्व हुआ था जब CEO टिम कुक ने प्रॉमिस किए मेजर इन्वेस्टमेंट्स US में। और जो सर्ज है आईफोन एक्सपोर्ट्स का फ्रॉम इंडिया हैज बीन ड्रिवन बाय प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, एंड यहाँ पे 20% का फेंटेनल रिलेटेड ड्यूटी भी लगा हुआ है चाइना पर। तो इंडिया को कहीं ना कहीं चाइना की वजह से, चाइना के ऊपर टैरिफ लगने की वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स है वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। 150% की ग्रोथ, 200%, 250%, 211%, 148, मतलब आप ग्रोथ देखिए तो 200-250% से कम का कोई ग्रोथ दिखता ही नहीं हमें कंपैरिजन में। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये भी यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डील से रिलेटेड है, क्योंकि आज के वीडियो में हमने काइंड ऑफ, आप देखो तो यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डील से रिलेटेड काफी सारी चीजें सीख ली है। तो यहाँ पे एक 40% टैरिफ ला सकते हैं हम अगर कोई इंसान लग्जरी कार यूरोप से इंपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया प्लान कर रहा है कि वो स्लैश कर देगा टैरिफ अगर आप कार इंपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन से टू 40% फ्रॉम एज हाई एज 110% इस टाइम पे जो चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अग्री किया है कि वो इमीडिएटली रिड्यूस कर देंगे टैक्स ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम 27 नेशन ब्लॉक विद एन इंपोर्ट प्राइस ऑफ मोर देन 15,000 यूरोज। सो यहाँ पे 10% पे भी ले आया जाएगा इसे आगे जाकर के धीरे धीरे, लेकिन ये तुरंत नहीं होने वाला। तो इससे ऑटो मेकर्स जैसे कि फोल्क्सवैगन, मर्सिडीज बेंज एंड BMW, इनका बहुत फायदा है। इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री और यूरोपियन कमीशन है इन्होंने डिक्लाइन किया इस पर कमेंट करने से, लेकिन ये जो पैक्ट है ये एक्सपैंड कर सकता है बायलेटरल ट्रेड एंड लिफ्ट कर सकता है इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि टेक्सटाइल, ज्वेलरी, जो कि हिट हुए हैं US 50% टैरिफ से सिंस अगस्त। अगर आप देखेंगे तो इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है बाय सेल्स US और चाइना के बाद, लेकिन जो डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। इनको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए बाहर की कारों पे 70 से 110% तक का टैक्स लगा देती है ताकि बाहर की गाड़ियां लोग ना खरीदें और इंडियन गाड़ियां खरीदें। अब न्यू दिल्ली ने प्रपोज किया है कि वो ड्यूटीज को 40% पे ले आएंगे, करीब 2 लाख कंबशन इंजन कार्स के लिए पर ईयर। एंड कुछ सोर्सेस का कहना है कि ये सबसे एग्रेसिव मूव है येट टू ओपन अप दिस सेक्टर। जो कोटा है इट कैन बी सब्जेक्ट टू लास्ट मिनट चेंजेस, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करें तो ये एक्सक्लूड किया जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी से फॉर द फर्स्ट 5 years, क्योंकि हम चाहते हैं बैटरी वाली गाड़ियां जो है इस टाइम पे इंडिया में वही बिके जो इंडिया में बन रही हैं, राइट। और हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने किए हैं, जैसे महिंद्रा ने एंड टाटा मोटर्स ने, जो अभी नेशनल सेक्टर में हैं, मतलब कि एक बहुत नया सेक्टर है और हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब अगर आपने बाहर वालों को इसके लिए अलाउ कर दिया कि अपनी गाड़ियां यहाँ लाकर वो बेच सकते हैं, तो क्या होगा, हमारी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमारी प्राइवेट कंपनीज ने की है कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, बिकॉज उनकी गाड़ियां ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है और अगर वो सस्ते दाम पे बिकेगी तो लोग फेवर करेंगे और इंडियन कार मेकर्स का यहाँ काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये रीज़न है कि गवर्नमेंट ने इन्हें प्रोटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की। एक छोटा सा समरी भी मैं दे रहा हूँ आज के आर्टिकल्स का जो हमने डिस्कस किए। सबसे पहले तो बांग्लादेश को हम लोग बाईपास कर सकते हैं अगर यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड डील होता है, तो हमारे गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होगा। और यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हब है हमारे लिए और वहाँ हम बांग्लादेश को पीछे छोड़ पाएंगे, हरा पाएंगे। अब
इसके बाद क्या आया, बियॉन्ड एफटीए, एफटीए के आगे और क्या है, तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी और डिफेंस की बात कर रहे हैं, और इसमें स्पेसिफिकली हम बात कर रहे थे मैरिटाइम सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की और काउंटर टेररिज्म और डिफेंस पार्टनरशिप की। साथ में साथ दोनों साइड यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम लोग मूवमेंट को भी ईजी करें, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना, और एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ये हो सकता है। अब रुपया, इसकी बात करी तो एक पोल किया गया और सारे बैंक्स का इसमें कहना है कि मार्च तक रुपया गिर करके 92.5 पर आ जाएगा। तो अब इसका आप फायदा कैसे उठा सकते हो? देखो, डॉलर डिनोमिनेटेड चीजें अगर आप खरीदोगे तभी आपका फायदा होगा, क्योंकि रुपए में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है 10% वो बढ़ भी गया तो रुपया ही वहां से अगर 10% गिर गया तो आपके लिए तो नेट वैल्यू एडेड कुछ भी नहीं है वहां पे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि डॉलर डिनोमिनेटेड जो एसेट्स हैं वो ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे इस टाइम पे, शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं रुपी डिनोमिनेटेड एसेट्स को। और यहाँ पे बात की, मैंने सवाल पूछा था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और करंट अकाउंट डेफिसिट का, जिसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड साथ में इंडियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे 200% बढ़ गए हैं, और सिर्फ इस साल नहीं है, आप देखो हर साल इनका जो चार्ट है वो 150, 200 हर महीने का एक्सपोर्ट ग्रोथ इतना ज्यादा रहता है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि भैया आप बंद करो एक्सपोर्ट करना, जो यूएस के फोन है यूएस में बनने चाहिए, लेकिन टिम कुक ने यहाँ प्रॉमिस किया कि हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएस में, आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से इंडियन एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं और 3 गुना हो चुके हैं पिछले डेटा से। और यहाँ पे 40%, ये नंबर कहाँ आजकल ट्रेंड कर रहा है, तो यूरोप से जो भी गाड़ियां इंपोर्ट होती है इंडिया में 110% का टैरिफ लगता है उन पे, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम अग्री करते हैं, हम इसे 40% पे ले आएंगे और आगे कुछ सालों में हम 10% पे भी ले आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने चालाकी दिखाई, उन्होंने कहा कि हम ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पे रख रहे हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ियों पे रख रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 5 साल तक कुछ भी टैरिफ कम नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी कंपनीज ऑलरेडी पैसा लगा चुकी है इस मार्केट में, इन्वेस्ट कर चुकी है, टाटा महिंद्रा, तो उनका नुकसान हम नहीं होने देंगे। तो ये आगे आपकी जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं वो सस्ती मिल सकती है। और 20,000 करोड़ का पीएलआई है फॉर न्यूक्लियर ऑन कार्ड। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आएगा, वो आएगा किसके लिए, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स के लिए। इंडिया चाहता है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी खुद से प्रोड्यूस कर सके, बहुत क्लीन एनर्जी होती है ये, और यहाँ पे 18 से 20,000 करोड़ का फाइनल अप्रूवल आ सकता है। तो इसमें सरकारी कंपनियां काफी ज्यादा हिस्सा लेंगी हमें लगता है, और कुछ बड़ी एनर्जी कंपनीज ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी। इससे पहले न्यूक्लियर एनर्जी में एलएनटी जैसी कंपनीज ने भी इंटरेस्ट दिखाया है अपना, एलएनटी हो गया, इसके अलावा और भी कंपनीज है, लेकिन वो सरकारी हैं जो इसका फायदा उठा सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक भी कर दो इस वीडियो को, और वापस ज़रूर आना आप अगर अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि कैसे न्यूज़ को एनालाइज करना है और डॉट्स को कनेक्ट करना है।